दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशनल चैप्टर का आज हमारा 10th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को समझ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रॉब्लम के सिलसिले को जारी रखेंगे और कुछ और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं थोड़ा सा रिवीजन से करा देता हूं। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का अपना कोई मास है m, और सोचिए उस रिजिड बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इन फोर्सेस की वजह से ये रिजिड बॉडी एक जनरल प्लेन मोशन में आ गई है। मतलब रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, कुछ इस तरह का इसमें मोशन है। और इस रिजिड बॉडी का यहां पे मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, और यहां पे कोई मैं रैंडम पॉइंट ले लेता हूं P। ये P कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हमने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी डिराइव की थी। अगर मैं जितने भी ये फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3, F4 एंड F5, सोचिए ऐसे मान लीजिए 5 फोर्सेस लग रहे हैं। इन सब का अगर मैं x कंपोनेंट ले लूं, अच्छा यहां पे मैं x को भी डिफाइन कर लेता हूं। सोचिए ये मेरे पास i कैप डायरेक्शन है और ये मेरे पास j कैप डायरेक्शन है। ये मेरे रिजिड बॉडी जो है ये अंडर प्लेनर मोशन है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का जो x कंपोनेंट वाला जो फोर्स है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा x डायरेक्शन में। तो आप ये कह सकते हो सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन। k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि टोटल 5 फोर्स लग रहे हैं ना। तो F1x का मतलब इसका x कंपोनेंट, F2x इसका मतलब ये जो 2 वाला है इसका x कंपोनेंट। ऐसे सबका आप x कंपोनेंट ले लो और उन सबका सम कर दो। दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास m इंटू agx। जो g पॉइंट है उसके पास अपनी एक एक्सेलरेशन होगी भाई इन सारे फोर्सेस की वजह से, क्योंकि वो एक जनरल प्लेन मोशन में है। इसका मतलब वो ट्रांसलेट भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है। तो इसका मतलब इसके पास अपनी एक एक्सेलरेशन होगी x डायरेक्शन में, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। m इंटू agx, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूं y डायरेक्शन में, ठीक है, k फ्रॉम 1 to 5, दैट इट विल बी इक्वल टू m agy। इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, नेट टॉर्क अबाउट दिस g पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क अबाउट दिस g पॉइंट की बात करूंगा देन इट विल बी इक्वल टू Ig इंटू एल्फा। Ig क्या होगा बताओ? Ig इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस g पॉइंट इंटू एल्फा। एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप टॉर्क को भी लिख सकते हो दोस्तों। अगर आपको टॉर्क अबाउट दिस g पॉइंट लिखना हो तो आप इस तरह से लिखोगे। लेकिन अगर किसी रैंडम पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखना हो अपने को, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट दिस P पॉइंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू RP, RG लिख लीजिए इसको, RG क्रॉस M इंटू AG। अब इस AG के पास 2 कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा, AGX एंड AGY, प्लस IG इंटू एल्फा। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। किसी भी P पॉइंट पे अगर आपको टॉर्क निकालना हो P पॉइंट के अबाउट, तो आप जो है IG की टर्म्स में इस तरह से आप लिख पाओगे इसको। बट कई बार क्या होता है, कई बार हमें इस P पॉइंट की एक्सेलरेशन दे दी जाती है, G पॉइंट की हमें एक्सेलरेशन नहीं पता होती है, P पॉइंट की पता होती है, तो भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और इसको आप लिखोगे टाउ P इज इक्वल टू RG क्रॉस MAP प्लस IP एल्फा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। मतलब अगर एक्सेलरेशन आपको P पॉइंट की पता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखना चाह रहे हो, अगर उस पॉइंट के आपको लीनियर एक्सेलरेशन पता है तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां से हमने कुछ स्पेशल केसेस निकाले थे, ठीक है, स्पेशल केसेस। अच्छा, आगे जो भी 2-3 क्लास होंगे उन सब में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं हर लेक्चर में ये फॉर्मूलाज आपको रिवाइज कराऊंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इससे हमें ज्यादा याद हो जाएंगी चीजें और हम बेहतर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे बेहतर तरीके से। बस हमें इनको अप्लाई करना सीखना है बस क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके स्पेशल केसेस क्या है? अगर मैं बोलूं कि भाई इफ P इज फिक्स्ड, इफ P इज फिक्स्ड, अगर P मेरा फिक्स्ड है तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन ऑफ P क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर P को मैं फिक्स कर दूं, यहां पे कोई
पॉइंट लगा दूं और उसको फिक्स कर दूं, तो AP हैज टू बी इक्वल टू 0, तो इन दैट केस जो टॉर्क अबाउट दिस P आएगा दैट विल बी इक्वल टू IP इंटू अल्फा। इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरी बात, ये पहला केस था। अगर दूसरा पॉइंट मैं बोलूं, इफ P इज इक्वल टू G, मतलब P पॉइंट और G पॉइंट बराबर ही है, ये P पॉइंट भी G पे ही ले लूं मैं, तो ये टाउ P की जगह टाउ G ही आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क अबाउट दिस G पॉइंट ही आ जाएगा। अब क्योंकि P पॉइंट जो है वो G पॉइंट पे ही है, तो क्या बनेगा बताओ जरा, यहां पे आपका G हो जाएगा और यहां पे भी G हो जाएगा, ठीक है। जरा बताइए भाई, तो क्या बनेगा बताओ। अच्छा, RG की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ये जो RG है ना, ये RG की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये RG क्या चीज है बताइए। RG मैं लिख किसको रहा हूं, मैं इस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना उसको RG लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप इसको मैं RG लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर P और G एक ही पॉइंट पे हो गए तो RG की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो खत्म ही हो जाएगा भाई, ठीक है। सिर्फ ये टर्म बचेगी भाई, या ये टर्म बचेगी। अब क्योंकि P G के बराबर ही है तो P की जगह G लिख दो, तो आप लिख सकते हो IG इंटू अल्फा। इसका मतलब हमेशा याद रखिए, अगर आपको G पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेशन लिखनी है, ठीक है, तो सीधा सीधा G पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखना है तो सीधा सीधा ये आएगा, इसमें और कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड हमने फिर एक दो प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वो रोटेशनल मोशन नहीं होता, वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। अब ट्रांसलेशनल मोशन में दो तरह के मोशन आते हैं, एक आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन होता है और एक आपका कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो अगर रिजिड बॉडी अंडर ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपका 0 हो जाएगा। बट इट डजंट मीन कि P पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पे, अब मैं पहले इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाता हूं सो दैट आपको ये पॉइंट समझ आए। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन, तो यहां पे दो केसेस बनेंगे भाई। कौन कौन से दो केसेस बनेंगे? एक केस बनेगा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। अब उसमें क्या होगा, उसमें रिजिड बॉडी जो है उसके जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरी रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये G पॉइंट है, सोचिए ये G पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा बताओ, उससे आप ये कह सकते हो कि जो टॉर्क अबाउट दिस G पॉइंट आएगा दिस हैज टू बी 0, क्योंकि ये रोटेट हो ही नहीं रही है, ट्रांसलेट कर रही है रिजिड बॉडी। तो G पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा, बट इट डजंट मीन कि P पॉइंट के अबाउट भी कोई टॉर्क 0 आएगा। अगर कोई रैंडम पॉइंट में P ले लूं यहां पे और मैं P पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछूं तो आप ये नहीं कह सकते कि P पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 आएगा अंडर ट्रांसलेशनल मोशन। आप बोलोगे सर क्यों? जरा देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ये तो 0 हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर नहीं रही है। बट ये जो पॉइंट है ये जरूर नहीं है कि ये भी 0 हो, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो RG मेरा ये बनेगा और P पॉइंट के पास अपनी कोई एक्सेलरेशन होगी भाई इधर, ठीक है। तो RG क्रॉस ये एग्जिस्ट कर सकता है ना, पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। तो P पॉइंट के अबाउट जरूरी नहीं है कि टॉर्क जो है वो 0 हो, G पॉइंट के अबाउट लेकिन टॉर्क 0 आएगा। ऐसे ही अगर कर्वीलिनियर मोशन है, कर्वीलिनियर में क्या होगा, कर्वीलिनियर में मेरे पास ये रिजिड बॉडी है और यहां से ये जो पॉइंट है, सोचिए G पॉइंट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, रिजिड बॉडी इस पॉइंट, ये जो G पॉइंट है इस कर्व पे मूव कर रहा है। बट ये जो पॉइंट है, अगर मैं A और B पॉइंट को बोल दूं तो ये A और B को मिलाने वाली जो लाइन है वर्टिकल है, तो यहां पे जब ये रिजिड बॉडी यहां पे आएगी तब भी A और B पॉइंट जो है वर्टिकल ही रहेंगे, G पॉइंट यहां पे रहेगा और A और B यहां पे यहीं पे रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी ऐसे कर्व बना रहा है, ये पॉइंट भी ऐसे कर्व बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन ये आपका कैसा मोशन है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो यहां पे ये वैल्यू फिर से 0 आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्स बैलेंस इक्वेशन अगर आप लिखोगे यहां पे, तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन हमेशा G पॉइंट पे लगाते हैं, याद रखिएगा। ये सारे जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट फोर्स लिख रहे हैं, G पॉइंट के अबाउट देखना है अपने को, ठीक है। जैसे यहां पे देखो एक्सेलरेशन हमने G पॉइंट की लिखी है, ठीक है, तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन में G लिखना है अपने को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहां पे आप क्या करोगे बताओ, अगर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है तो उसमें क्या करना होगा, हमें नेट फोर्स दिखना होगा नॉर्मल डायरेक्शन में और नेट फोर्स लिखना होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नेट फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू m इंटू AGN एंड नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज m इंटू AGT, ठीक है। फिर उसमें आप XY कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ सकती है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन में।
तो उस केस में बेहतर यह है कि आप टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का सहारा ले और फोर्सेस भी फिर उसी डायरेक्शन में देखें और उससे आप फोर्स की जो इक्वेशन है उनको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। टॉर्क अबाउट दिस जी पॉइंट हैज टू बी जीरो बट टॉर्क अबाउट सम रैंडम पॉइंट पी मे नॉट बी जीरो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसी चीज पे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि भाई मोशन जो है वो प्योर ट्रांसलेशनल है कि जनरल प्लेन मोशन है। क्योंकि जनरल प्लेन मोशन में तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही आता है। ठीक है, बट अगर मेरा जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल है तो फिर कैसे उसको पहले तो एनालाइज करना सीखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उसके बाद उसको एक तरह से कैलकुलेशन वाले पार्ट को करेंगे। जरा देखिए, मेरे पास एक रोड है और ये जो रोड है ये करीबन ये इसका जी पॉइंट है। मान लीजिए ये 0.8 मीटर लंबी है। ठीक है, ये इसका जी पॉइंट है, यहां पे ए पॉइंट है मान लीजिए और यहां पे बी पॉइंट है। ठीक है, और ये जो रोड है ये ऐसे एक धागे से बंधी हुई है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये ऐसे धागे से बंधी हुई है। ठीक है, यहां पे ये धागा बांध रखा हमने। ठीक है जी, बिल्कुल मतलब पैरेलल हैं दोनों धागे। और ये जो रोड है आप ऐसे समझिए कि इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम इसको देख रहे हैं उस इंस्टेंट पे इसके पास अपना एक ओमेगा भी है। ओमेगा है मान लीजिए 0.5 रेडियन पर सेकेंड, ये चलो 5 रेडियन पर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका ओमेगा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने कहीं से इसको छोड़ा होगा ऊपर से, तो जैसे छोड़ा ये अब रिजिड बॉडी ऐसे आ रही है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे आ गई है और इस इंस्टेंट पे ये जो एंगल है ये कितना है ये भी बता देता हूं मैं आपको। सोचिए, ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है और यहां पे इसके पास ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकेंड। और ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट भी हो रही है, इसका अपना एक अल्फा भी होगा। ये स्ट्रिंग की बात हो रही है भाई, ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है ना इनकी बात हो रही है। स्ट्रिंग का अपना भाई, स्ट्रिंग और रिजिड बॉडी एक ही है ना, आप ऐसे समझ लो यार। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये ऐसे मूव कर रही है, तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहते हैं, हम ये मान के चल रहा हूं। और यहां पे 5 रेडियन पर सेकेंड इस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर स्पीड है और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा। इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो मान लीजिए 0.5 मीटर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 0.5 है, ये भी 0.5 है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक तो इसमें टेंशन क्या आएगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। इवन आप और भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई अल्फा की वैल्यू बताओ कि अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें इस प्रॉब्लम को। अच्छा, इस रोड का मैं मास दे देता हूं। ये जो मास है मान लो ये 100 किलोग्राम का है, ये 100 किलोग्राम की रोड है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको दे रखी है, आपको टेंशन बताना है, आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आप इसको छोड़ोगे जो रिजिड बॉडी है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, लेकिन ये कर्व में मूव करेगी। इसका जो मोशन अगर आप देखोगे ना तो इसका जो मोशन है वो ऐसे कर्व में रहेगा, लेकिन ए और बी जो है ना वो वैसे ही रहेंगे आपके, ऐसे आएगी ना ये, आप समझिए भाई यहां से ऐसे चलेंगे ना, तो इसका मतलब यहां पे जो मोशन है रिजिड बॉडी का वो एक ट्रांसलेशनल मोशन है, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब है यहां पे रोटेशन नहीं है, यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस जी की बात करूं तो इस जी के पास दो एक्सेलेरेशन होंगी। कौन कौन सी दो एक्सेलेरेशन होंगी बताइए? एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगी। ये दो एक्सेलेरेशन होंगी भाई। तो अगर मैं इस रिजिड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पहले तो आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि भाई जो मोशन है वो किस तरह का है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, एक कर्व में मूव कर रहा है। तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन है, एक एक्सेलेरेशन आपकी एजी टेंजेंशियल और एक आपकी एजी नॉर्मल। दूसरा यहां पे टेंशन काम कर रही है और टेंशन जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलली लगेगी ऐसे, और यहां पे भी टेंशन काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टेंशन बराबर ही होंगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो यहां पे टेंशन, या चलो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, इसको टी ए लिख लेते हैं, इसको टी भी लिख लेते हैं, हालांकि दोनों बराबर ही आएंगे वैसे। ठीक है,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और बताइए और कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे। एक फोर्स आपका mg एक्ट कर रहा है यहां पे mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। और mg का जो एंगल है ये वाला, इसके साथ कितना एंगल है बताओ। तो देखो वर्टिकल के साथ ये जो लाइन है इसका जो एंगल है वो अपने को देखना है ना। वर्टिकल जो है, अगर मैं ये एंगल की बात करूं वर्टिकल के साथ, ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 डिग्री ही रहेगा भाई, बोलिए, ठीक है। ये जो एजीएन है ना, ये एजीएन जो है वो जिधर टेंशन है उधर ही तो है भाई एजीएन, समझिए भाई। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि कर्व पे नॉर्मल है ना ये एजीएन, और ये जो टेंशन है ये भी हमेशा क्या रहेगी, जो कर्व इनका बनेगा उसके नॉर्मली तो रहेगा भैया, ठीक है। इसी रेडियस पे ये पॉइंट आपका मूव करेगा ना भाई, इसी रेडियस के सर्कल पे मूव करेगा ना। सेंटर एक तरह से यहां पे हो गया। अगर मैं ए का कर्व की बात करूं, ए के पाथ की बात करूं, ए के ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, तो ए की ट्रेजेक्ट्री ऐसे सर्कुलर आएगी जिसका सेंटर यहां पे है और ये रेडियस का काम करेगी। तो इसका मतलब ये जो टेंशन की डायरेक्शन है ये एक तरह से नॉर्मल डायरेक्शन ही होगी कर्व के, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया। तो यहां पे हमारे पास जो mg है उस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक बनेगा mg cos 30 और एक आपका इधर आ जाएगा mg sin 30, ठीक है। इधर मेरा mg फोर्स था और ये ag टेंजेंशियल है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ag टेंजेंशियल, ठीक है। तो mg cos 30 एक तो इधर हो गया और इधर क्या बनेगा mg sin 30, ठीक है, mg sin 30। तो इस तरह से हम दो फोर्सेस को लिख सकते हैं। एक बार देख लो भाई, कोई मिस्टेक ना हो गई मुझसे। ये और ये जो है, ये और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो यहां पे भी ये जो लाइन आएगी उस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा इसका वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ सही है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब सुनो, अगर मैं यहां पे फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखूं या इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं लगाऊं, तो मैं कह सकता हूं TA, क्योंकि देखो TA नॉर्मल डायरेक्शन में ना, ये ऐसे, ठीक है। TA प्लस TB माइनस दिस फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, माइनस mg cos 30 इज इक्वल टू MAG नॉर्मल, M इंटू AG नॉर्मल। और AG नॉर्मल हम निकालेंगे, देखना, ठीक है भाई, इसको हम निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। देखो जो फोर्स की इक्वेशन लगा रहा हूं ना मैं, वो G पॉइंट पे लगा रहा हूं, ये ध्यान देना भाई, ठीक है। दूसरा आप आइए, अगर मैं टेंजेंशियल की बात करूं तो mg M इंटू जी साइन 30, अगर मैं इस mg फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले लूं साइन 30, देन दिस हैज टू बी इक्वल टू m इंटू AG टेंजेंशियल। आप इसको इस तरह से लिखोगे भाई, ठीक है, m इंटू, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में ये दो, अब यहां पे मैं आई कैप जे कैप नहीं ले रहा हूं क्योंकि आई कैप जे कैप में मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं कर्वीलिनियर मोशन है ना जी का, तो इसलिए मैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट को लेके चल रहा हूं। तो अगर ये मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, इनका कंपोनेंट इधर 0 आएगा भाई, ठीक है, केवल एक ही फोर्स है और दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो होगी वो m इंटू a टेंजेंशियल हो जाएगी। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास AG टेंजेंशियल तो आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 9.81 डिवाइड बाई 2, तो 4.90, ठीक है, 4.90 आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, AG टेंजेंशियल आ गया। अब सुनो, सवाल यहां पे ये है कि AG टेंजेंशियल हम लिखें कैसे, मतलब AG टेंजेंशियल को हम ओमेगा की टर्म्स में कैसे लिखें, अल्फा की टर्म्स में कैसे लिखें, और उससे हमारे पास ये TATB कैसे आएगा, ये भी हमें देखना है ना, क्योंकि TATB भी तो कैलकुलेट करना ना। तो अब AG टेंजेंशियल तो यहां से आ गया भाई। आगे अब जरा देखते हैं, हमने टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या आप यहां पे टॉर्क की इक्वेशन भी लिखोगे क्या, तो टॉर्क 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो रिजिड बॉडी है ये ट्रांसलेट कर रही है, तो इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा दैट हैज टू बी 0। तो अगर मैं टॉर्क की वैल्यू लिखूं यहां पे, तो टॉर्क कैसे लिखोगे जरा देखिए दोस्तों, G पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इनके दो कंपोनेंट निकाल लेता हूं, ठीक है। यहां पे जो फोर्स है एक तो mg लग रहा है, ठीक है, यहां पे TA लग रहा है, यहां पे TB लग रहा है, हालांकि कंपोनेंट आएंगे TATB के, तो जो कंपोनेंट आएंगे वो कितना आएंगे बताओ जरा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा भाई, तो इधर लगेगा TA cos 30 और इधर लगेगा TB
cos 30। ठीक है जी। अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखोगे तो क्या बनेगा, ये जो फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इसको इस पॉइंट के अबाउट इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो पॉइंट है ये इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये लेंथ भी 0.4 है, ये लेंथ भी 0.4 है। तो आप ये कह सकते हो TA cos 30 इंटू 0.4 इज इक्वल टू TB cos 30 इंटू 0.4, बिकॉज नेट टॉर्क यहां पे जीरो आएगा। तो जो ये फोर्स टॉर्क पैदा करेगा इस जी पॉइंट के अबाउट, उतना ही ये टॉर्क, ये फोर्स जो है ये टॉर्क पैदा करेगा इस जी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, तो डायरेक्शन का मैंने देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हो कि आपका जो TA है वो TB के बराबर होगा। तो उसको मैं T नोट लिख लेता हूं, TA इक्वल टू TB इक्वल टू T नोट। तो यहां पे TA और TB दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, और उनको मैंने T नोट के बराबर मान लिया है। AG टेंजेंशियल हमारे पास आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब हमें निकालना है अल्फा एंड T नोट की वैल्यू। जो T एंड TB है, वो ये जो TA और TB है, इसको T नोट लिख दो या T लिख दो, चलो। तो अभी हमें T की वैल्यू निकालनी है भाई, और एक अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो जरा समझिए। अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूं तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो एक्सेलेरेशन आएगी इस पॉइंट की, जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन जो बनेगी, एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी, एक आपकी नॉर्मल एक्सेलेरेशन आएगी। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी, चाहे वो A पॉइंट की ले लो, चाहे G पॉइंट की ले लो, चाहे B पॉइंट की ले लो, बराबर ही आएंगी वो। ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी जो है ना, बिल्कुल एक साथ ही एक पैरेलल में ऐसे चल रही है, बिल्कुल ऐसे चल रही है ना, फ्लैट। तो आप ये कह सकते हो कि जो AG टेंजेंशियल आएगा, इट हैज टू बी इक्वल टू 0.5 इंटू अल्फा, 0.5 इंटू अल्फा। ठीक है, ये 0.5 लेंथ है और अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन है, और ये हम पहले से निकाल चुके हैं भाई टेंजेंशियल। जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहां पे आएगी वही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहां पे भी तो आएगी ना, सेम ही तो है भाई, फ्लैट रहते हुए चल रही है ना। ठीक है, तो वो आएगी 4.90। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 4.90। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.81। ठीक है जी। अब आइए दूसरा, AG नॉर्मल क्या बनेगा, या एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट A इन नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्या बनेगी। नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या आएगी, उसको कैसे आप सोल्व करोगे। उसके लिए हम जानते हैं वो होती है ओमेगा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन R होती है ना। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन R कर दीजिए। मैंने सही लिखा है क्या, R नहीं भाई, गलत लिख दिया। ओमेगा स्क्वायर इंटू R होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ठीक है, V स्क्वायर बाई R होती है ना, जो टेंजेंशियल स्पीड होती है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय R। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो। तो यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो क्या आएगा बताइए, वो जो ये जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है, जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है, उसी सर्कल में तो ये भी मूव करेगा ना। तो इसका मतलब जो ये रेडियस होगी वही R यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है भाई। तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो, और यही मेरी क्या हो जाएगी बताइए जरा, यही मेरी AGN भी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो A टेंजेंशियल था, A पॉइंट की जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन थी वही G पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, हाँ जी। तो जरा देखिए दोस्तों, अब आप यहां से क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि AGN जो बनेगा, इट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा की वैल्यू कितनी बताइए, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ 5 दे रखी है ना। तो 25 इंटू 0.5। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया 12.5। आई होप आपको समझ आया। तो यहां से अपने को देखो ये वैल्यू पता चल गई है, इनको T लिख दो दोनों को, और इसकी जगह 12.5 कर दो। तो यहां से आप क्या कर लोगे, T की वैल्यू निकाल लोगे इस पहली इक्वेशन से। अब तो मेरे ख्याल से इजी है भाई सोल्व करना। ठीक है, अब इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। तो जरा देखिए कि कैसे हम यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। अब यहां पे आपको ये डाउट आ सकता है कि सर आपने ये जो A पॉइंट की जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उसको आपने G पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बराबर कैसे ले लिया। भाई आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार, जिस सर्कल में ये घूम रहा है ना पॉइंट, उसी सर्कल में ये भी घूम रहा है, और उसी सर्कल में ये भी घूम रहा है। मतलब दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की एंगुलर स्पीड बराबर है, दोनों की एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वो बराबर ही आएगी। वैसे भी जो रिजिड बॉडी है बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, और फ्लैट ऐसे जा रही है, ऐसे ये मतलब नीचे की तरफ जाएगी। तो जो A पॉइंट की एक्सेलरेशन वगैरह आएंगी वही B पॉइंट की आएंगी, वही G पॉइंट की आएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से ये कह सकते हो। एंड जरा देखिए कि कैसे हमने इक्वेशंस लगाई है। दूसरा, इस G पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क को 0 लिया है। वो टॉर्क 0 क्यों लिया, उसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जो मोशन है इस G पॉइंट का, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये रिजिड बॉडी अंडर रोटेशन नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए इसका जो नेट टॉर्क बनेगा अबाउट दिस जी पॉइंट, इट हैज टू बी 0। आपको कैसे पता चला कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो ए और बी पॉइंट है ना, जो लाइन ए और बी को कनेक्टिंग लाइन है, वो हमेशा फ्लैट ही रहती है, वो हमेशा ऐसे ही रहती है, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो नीचे आ जाए, चाहे वो और नीचे आ जाए, चाहे इधर उठ जाए, वो हमेशा फ्लैट रहेगी ए और बी को कनेक्टिंग लाइन। तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये ट्रांसलेशनल मोशन है। तो कैसे हम ट्रांसलेशन मोशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद कैसे इक्वेशन लिखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉब्लम जो है उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक रोड है और ये जो रोड है ये 3 मीटर लंबी है, 3 मीटर लंबी रोड है मान लीजिए, और ये यहां पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे यहां पे है, 20 किलोग्राम की रोड है और इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा आपको दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड। ये मान लीजिए ओमेगा गिवन है। आपको क्या बताना है? एक तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा आपको बताना है कि इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो क्या लगेंगे, कितने अमाउंट के होंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी, रिएक्शन फोर्सेस। आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे। ठीक है, 3 मीटर लंबी है, 20 किलोग्राम है, 5 रेडियन पर सेकंड से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा जी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो जरा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को जी बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, तो आप ये कह सकते हो कि ये फिक्स्ड ए के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, ए के अबाउट ये जो रोड है ये रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। हालांकि वो फिक्स पॉइंट जी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम पी पॉइंट लेते थे ना, रैंडम पॉइंट को पी लेते, पी की जगह ए कर लो बस आप। ठीक है, बाकी तो सब कुछ वही है। दूसरी बात, यहां पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस जी ये जो जी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इधर की तरफ इसके पास अपनी एक एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इस तरफ एक्सेलरेशन होगी और इस तरफ भी एक्सेलरेशन होगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो जी पॉइंट है सर्कुलर मोशन में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंडर होगा ना, तो इसकी 2 एक्सेलरेशन होंगी इस पॉइंट पे, एक आपकी टेंजेंशियल और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन। हालांकि ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ध्यान रखना, ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। और आप ये भी कह सकते हो, अगर आप जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है, आप ये समझिए। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इसकी 2 एक्सेलरेशन होंगी, एक इधर और एक इधर, वो क्या होगी बताओ जरा? इस एक्सेलरेशन को मैं अगर ए टेंजेंशियल बोल दूं, ए जी टेंजेंशियल, तो ए जी टेंजेंशियल विल कम आउट टू बी, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इट कम्स आउट टू बी, ये जो डिस्टेंस है यहां से 1.5 इंटू अल्फा, ये बन जाएगी भाई डाउनवर्ड। और अंदर की तरफ जो बनेगी ए जी नॉर्मल, आप इसको बोल दीजिए, इट कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर आर। आर यहां से जो फिक्स पॉइंट है, यहां से जो डिस्टेंस है वो देख लो कितनी है, तो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है जी, ये आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर और एक आपकी एजी टेंजेंशियल। अब सुनिए भाई, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये जो रिजिड बॉडी है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो फोर्स लग रहा है यहां पे mg। ठीक है, एक तो फोर्स यहां पे mg लग रहा है, दूसरा यहां पे रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। अब जो रिएक्शन फोर्सेस है वो कैसे लग रहे होंगे बताओ? रिएक्शन फोर्सेस एक आपका इस तरफ लग रहा होगा, आप बोलोगे सर इधर क्यों लग रहा होगा रिएक्शन फोर्सेस? ax बोल देता हूं मैं इसको, और एक इधर लग रहा होगा, at बोल देता हूं। आप बोलोगे इधर क्यों लग रहा है, आपने उधर क्यों नहीं माना? उधर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इधर मान रहा हूं। उसका कारण यह है क्योंकि इस जी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है ना, एक डाउनवर्ड है और एक इधर एक्सेलरेशन है। तो अगर इस जी पॉइंट को एक्सेलरेशन इधर मिल गई है तो इधर नेट फोर्स होना चाहिए ना। अब और तो कोई फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो इसलिए मैंने ax को इधर मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ax की ही बात करूं तो वो क्या होगा? वो होगा m इंटू m कितना, 20 इंटू ये जो एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ,
क्योंकि अंदर की तरफ m इंटू ये जो एक्सेलरेशन आएगी अंदर की तरफ, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स ना, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है बताइए जरा, वो है 25 इंटू 1.5, ठीक है। ये हमारे पास ax आ गया और पॉजिटिव आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आइए अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है यहां पे, उसकी अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट के बाद डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब mg माइनस at इज इक्वल टू m इंटू एजी टेंजेंशियल, ठीक है भाई, ऐसे लिखोगे भाई, ठीक है। और mg की वैल्यू कितनी है, m कितना है 20, g मेरा 9.81, तो 20 इंटू 9.81 माइनस a टेंजेंशियल इज इक्वल टू 20 इंटू a टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होगी 1.5 अल्फा, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से हमारे पास a टेंजेंशियल जो है वो भी निकल आएगा अगर हमें अल्फा पता हो तो। अब सवाल यहां पे ये है कि अल्फा कैसे कैलकुलेट करें। अल्फा के लिए हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी होगी। अब टॉर्क दो जगह लिख सकता हूं, या तो मैं जी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूं या फिर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूं, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा का सबसे पहले जी पॉइंट के अबाउट देखते हैं। तो टॉर्क अबाउट जी क्या होता है, टॉर्क अबाउट जी तो सीधा सीधा आई जी इंटू अल्फा होता है और कुछ नहीं होता। जी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो तो आई जी इंटू अल्फा होगा, सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो पहले तो जी पॉइंट के अबाउट बताओ कौन कौन से फोर्सेस जो है वो टॉर्क दिखाएंगे। यहां पे जो फोर्सेस लगे हुए हैं वो तो छोड़ ही दो आप, उनकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। यहां पे जो फोर्सेस है वो टॉर्क पैदा करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, और केवल ये जो टेंजेंशियल वाला फोर्स है ये करेगा टॉर्क पैदा। कितना करेगा बताओ जरा, 80 इनटू दिस डिस्टेंस, और ये कितना होगा बताओ जरा, ये होगा 3/2, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू आई जी अल्फा। आई जी की वैल्यू क्या है बताओ जरा, आई जी विल बी इक्वल टू, क्योंकि सिंपल एक रोड है तो आप ये कह सकते हो m L²/12, ठीक है। m L²/12, L मतलब ये लेंथ होगी इसकी 3, ठीक है। तो 3 × 9, 3 × 12, तो ये आपका बन गया 15 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आई जी 15 इंटू अल्फा। ये जो अल्फा होगा ये माइनस के कैप की तरफ आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों माइनस के कैप की तरफ आएगा, क्यों माइनस के कैप की तरफ आएगा जरा सोचिए। क्योंकि ये जो टॉर्क है ये किधर, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो अंदर की तरफ आएगा ना, तो अल्फा भी अंदर की तरफ आएगा। माइनस के कैप वाले डायरेक्शन वाला अल्फा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे पास एक ये रिलेशन आ गई और एक ये रिलेशन आ गई। अब यहां से हम अल्फा को फाइंड कर सकते हैं, यहां से हमारे पास अल्फा आ जाएगा। वैसे एक और तरीका भी था अल्फा को निकालने का। आप जो टॉर्क लिख रहे हो वो ए पॉइंट के अबाउट लिखो ना, तो टॉर्क अबाउट ए विल बी इक्वल टू आर जी। आर जी का मतलब ए से जी तक की जो डिस्टेंस आएगी वेक्टर के साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ, वो क्रॉस एम ऑफ ए प्लस आई ए अल्फा। आप इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब क्योंकि ए पॉइंट फिक्स है मेरा तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधा आप आई ए इंटू अल्फा लिख सकते हो। टॉर्क अबाउट ए इज आई ए इंटू अल्फा। अब आप मुझे ये बताओ आई ए की वैल्यू क्या होगी। आई ए की वैल्यू जरा देख लो, वो बनेगी ml²/3। आई ए की वैल्यू बनेगी ml²/3, ठीक है। तो ये कट गया और ये 60 आ गया, आई ए की वैल्यू 60 आ गई। और टॉर्क अबाउट ए क्या आएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन कौन पैदा करेगा, केवल एक ही फोर्स पैदा करेगा, दैट इज mg, और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि ये जो बनेगा ये बनेगा mg, m कितना है बताइए, m है मेरे पास 20, g की वैल्यू है 9.81, mg इंटू ये लेंथ जो है ये 3/2, और जो टॉर्क आएगा वो आप देख सकते हो, ये जो mg है यहां से यहां तक की जो डायरेक्शन है वो इधर है और फोर्स इधर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा अंदर की तरफ आएगा। मतलब ये जो टॉर्क बनेगा, ये जो फोर्स mg फोर्स होगा, ये जो टॉर्क देगा अंदर की तरफ देगा। दिस हैज टू बी इक्वल टू आई ए इंटू अल्फा। आई ए की वैल्यू है 60 इंटू अल्फा, तो ये अल्फा जो है अंदर वाला अल्फा आएगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है अंदर की तरफ है तो अल्फा भी अंदर की तरफ निकल के आएगा। तो यहां से आप सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो ये कट गया 3 से, है ना, 20 × 60 और 60 इधर था, तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी 9.81/2। 9.81/2 जो है वो मेरे पास अल्फा आ गया। और एक बार अल्फा आ गया वो यहां पे पुट कर दो, आपके पास 8 टेंजेंशियल आ गया, या अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू चलो पुट ही कर देता हूं, तो यहां से जरा देखो ये 3 5 15 10, 80 इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो 80 की जो वैल्यू आएगी वो 10 अल्फा हो जाएगी ना यहां से, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, तो 5 × 9.81 आ जाएगा हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। मतलब यहां पे जो टेंजेंशियल
की डायरेक्शन में या ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में आप ये कह सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो अब देखिए कि किस तरह से इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो जगह पे आप लगा सकते हो, यहां पे भी आप टॉर्क की इक्वेशन लगा सकते थे या यहां पे भी लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे डाउट है, यहां से क्या पता डिफरेंट हमें मिल रहा हो। इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व करके हम अल्फा निकाल सकते हैं ना। देखते हैं इनको सोल्व करके अल्फा की वैल्यू क्या आती है। इसको सोल्व करके तो डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास अल्फा। ठीक है, अगर ये हम लिखते ही नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से करते, तो यहां से हमें क्या लिखना होता है, यहां से हम लिखते हैं AT की वैल्यू जो आएगी इट हैज टू बी इक्वल टू 10 अल्फा। तो एक काम करता हूं, यहां पे AT की जगह 10 अल्फा पुट कर देता हूं। तो जब मैं पुट करूंगा तो बनेगा 20 इंटू 9.81 और ये 10 अल्फा इधर आ गया। ठीक है, तो ये कितना था बताओ जरा, ये था मेरे ख्याल से 30 अल्फा। 30 अल्फा प्लस 10 अल्फा करोगे तो 40 अल्फा हो जाएगा। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 9.81/2, ये बनेगी अल्फा की वैल्यू। और यही अल्फा यहां से भी आ रहा था। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकाल सकते थे, लगा सकते हो इक्वेशन, और इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क की इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने आप इस पे क्वेश्चंस करते चले जाओगे ना, उतने आपके आइडियाज डेवलप होते जाएंगे और उतना आपको आइडिया लगेगा कि कहां पे इक्वेशन हमें कैसे लगानी है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना काफी नहीं है भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे कैसे अप्लाई करनी है। सोचिए मेरे पास एक ऐसे रोलर है और वो यहां पे फिक्स्ड है। ठीक है, पुली समझ लो आप। ठीक है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है अबाउट दिस जी पॉइंट, वो दे रखी है 0.4। ठीक है, और जो इसकी एक्चुअल रेडियस है, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ जायरेशन, माफ कीजिएगा, ये मैं कई बार ना दिमाग कहीं और ही होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखी है आपको 0.4। ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल रेडियस दे रखी है वो है 0.5। ठीक है, इसका जो मास है वो आपको दे रखा है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। हमने क्या किया, यहां पे एक स्ट्रिंग को ऐसे हैंग किया और यहां पे एक ब्लॉक को अटैच कर दिया यहां से, और ये जो ब्लॉक है ये मान लीजिए है मेरे पास 10 किलोग्राम का। ठीक है, और हमने किसी इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया है, बस यहां से इस पोजीशन से इसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे आप रिलीज करोगे ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बताओ जरा, वो तो 0 रहेगी ओमेगा की वैल्यू। हमें बताना है इसकी अल्फा क्या होगी, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी जैसे आप इसको रिलीज करोगे, उस टाइम पे इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, और इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी रिलीज करने के जस्ट बाद। ठीक है, ये आपको बताना है। तो रिलीज करने के जस्ट बाद ओमेगा की वैल्यू तो 0 आएगी ना भाई। ठीक है, तो अब आप सोचिए अगर मैं सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, तो एक तो इसका जो जी पॉइंट है वो फिक्स्ड है, यहां पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, और यहां पे टेंशन एक्ट कर रही है, यहां पे टेंशन एक्ट कर रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई इस जी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 0.5 इंटू टी। ये टॉर्क लग रहा होगा जी पॉइंट के अबाउट, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू, क्योंकि जी पॉइंट है तो सीधा सीधा आई जी इंटू अल्फा लिख दो, और तो कुछ सोचना ही नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि जी पॉइंट के अबाउट तो हमेशा ही आई जी इंटू अल्फा होता है। ठीक है, चाहे जी पॉइंट फिक्स हो या मूव कर रहा हो, जी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होता है दैट हैज टू बी आई जी इंटू अल्फा। अब आई जी की वैल्यू क्या होगी, आई जी की वैल्यू हम रेडियस ऑफ जायरेशन से निकाल लेंगे, 0.4 का स्क्वायर इंटू इसका जो मास है 20 किलोग्राम, वो कर दो तो ये बन जाएगा 0.16 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 3.2। सही है जी, 3.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आईजी आ गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जी पॉइंट आ गया। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो 0.5 को हाफ लिख देता हूं, तो t/2 comes out to be 3.2 अल्फा, सो t हैज टू बी इक्वल टू 6.4 अल्फा। हमें पता चल गया कि t की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा की टर्म्स में कितनी आएगी, t विल बी इक्वल टू 6.4 अल्फा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आइए, अब हम और क्या लिख सकते हैं, और हम यहां पे रिएक्शन फोर्सेस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना। देखो यहां पे जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो केवल ये रिएक्शन फोर्स होगा भाई, और तो कोई रिएक्शन फोर्स होगा नहीं। वैसे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा सकते हो कि यहां पे दो रिएक्शन फोर्स होंगे, एक ऊपर की तरफ GY और एक आपका GX, बट एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में आप ये कह सकते हो कि जो रिएक्शन जो GX की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा यहां पे रिएक्शन फोर्स, दिस हैज टू बी 0। वाई डायरेक्शन में जो है आपका जो फोर्स है
तो आप ये कह सकते हो जी वाई माइनस टी हैज टू बी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा ना पॉइंट मेरा, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है भाई, ठीक है। तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट हैज टू बी जीरो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मैं एक्स इधर ले रहा हूं भाई, ये एक्स कैप है, ये मेरा वाई कैप है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस एक्स लिखो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही फोर्स है, वो जीरो ही कर दो उसको, तो सीधा सीधा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में एक जी वाई एक टी है और जी पॉइंट एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा, जी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हो जो रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेगा जी वाई दैट हैज टू बी इक्वल टू टी, सीधा सीधा ये बोल सकते हो। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि टी की वैल्यू क्या होगी और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उसको अब हम कैसे देखें। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम ऐसे समझते हैं कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल जो ओमेगा है वो मेरा जीरो है, इनिशियली ओमेगा की वैल्यू जीरो है, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी इसके पास वो क्या बनेगी बताओ जरा, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी भाई, इस पॉइंट के पास जो रस्सी है वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, तो आप ये कह सकते हो जो पुली का जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, अंदर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, इसीलिए ये फोर्स जीरो हुआ ना भाई, क्योंकि यहां पे ये जो पॉइंट है इसका अंदर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जरूर आएगी। नीचे की तरफ क्या एक्सेलरेशन है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की नीचे की तरफ क्या एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो होगी 0.5 अल्फा, ये बनेगी यहां पे नीचे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट की। तो आप बोलोगे सर यहां पे फिर हमें m इंटू ए टेंजेंशियल नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन है ना इस पॉइंट की, एक है जी वाई और एक है टी, तो जी वाई माइनस टी या टी माइनस जी वाई इज इक्वल टू एम इंटू दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नहीं लिखनी चाहिए थी ना। क्यों? क्योंकि जो ये फोर्स की इक्वेशन लगाते हैं ये जी पॉइंट पे लगाते हैं और जी पॉइंट मेरा फिक्स्ड है, जी पॉइंट की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए हमें ये लिखना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर आप बोलोगे फिर ये आपने क्यों कैलकुलेट किया, ये इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि अपने को इस पॉइंट की एक्सेलरेशन पता है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के ऊपर जो पॉइंट होगा वो भी इसी एक्सेलरेशन का होगा, वो भी इसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो इसका मतलब मुझे इस ब्लॉक की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पता चल गई है। तो आप ये कह सकते हो यहां से mg, इस ब्लॉक की अगर मैं इक्वेशन लिखूं mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू इसकी जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड दैट इज 0.5 अल्फा। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है 98.1 माइनस टी इज इक्वल टू 5 अल्फा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है भाई। तो t की वैल्यू अब जरा 6.4 अल्फा यहां पे पुट कर दो, तो 98.1 इज इक्वल टू 5 प्लस ये उधर आके जुड़ जाएगा ना भाई 6.4 अल्फा, ठीक है। यहां से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और एक बार अल्फा कैलकुलेट हो गया तो t हो जाएगा। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है, लेकिन जब हम फोर्स की इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें m इंटू ए टेंजेंशियल नहीं लिखना है, ये वाली। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जी पॉइंट के अबाउट देखा जाता है, जो फोर्स लिखते हैं वो जी पॉइंट के अबाउट देखे जाते हैं, जी पॉइंट की एक्सेलरेशन उसमें यूज होती है। अब क्योंकि जी पॉइंट यहां पे फिक्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, तो इसलिए यहां पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाली क्यों फिर? क्योंकि इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वही स्ट्रिंग पे जो पॉइंट होगा उसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी, इसका मतलब इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें पता चल गई है। तो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं टेंशन की और अल्फा की, और उससे फिर हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे और टी कैलकुलेट हो जाएगा, उससे रिएक्शन फोर्सेस भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको, मुझे उम्मीद है, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे ये इक्वेशंस अप्लाई की जाती हैं, कौन सी एक्सेलरेशन यूज की जाती है, कहां पे आप, कौन सी जगह पे आप टॉर्क लिख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशंस हम लिखेंगे। आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।